26 और 27 दिसंबर 2007 की दरमियानी शब को तालिबान का एक हैंडलर नसरुल्ला आधी रात के फौरन बाद रावलपिंडी पहुंचा था। वो अपने साथ दो 15 साल लड़कों बिलाल और इकरामुल्लाह को लेकर आया था। उन लड़कों को ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था कि खुदकश बम हमला करने से पहले उन्हें गुस्ल करना होगा ताकि मरने के बाद वो गुस्ल की वजह से सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएं। दूसरी तरफ 27 दिसंबर 2007 को रात के 1 बजे के करीब पाकिस्तान की अहम इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज बेनजीर भुट्टो के पास जाते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि उन्हें उनके कल के लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे में दहशतगर्द खुदकश बमबार मारने की फुली प्लानिंग कर चुके हैं। जनरल नदीम ताज को अपनी इन्फॉर्मेशन पर इतना यकीन था कि वो खुद ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस्लामाबाद में बेनजीर के घर जाते हैं। जनरल ताज बेनजीर को बताते हैं कि खुदकश बमबार बेनजीर को रावलपिंडी में उनकी पॉलिटिकल रैली से पहले, रैली के दौरान या फौरन बाद में निशाना बनाएंगे। बेनजीर को शुबा था कि जनरल ताज कहीं उनका जलसा रुकवाने के लिए ये सब कहानी न गढ़ रहे हों, इसलिए उन्होंने जनरल ताज से कहा कि अगर उसे कुछ खुदकश बमबारों के बारे में इंटेलिजेंस है तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते। जनरल ताज ने जवाब दिया, ये नामुमकिन है क्योंकि इससे उसकी इंटेलिजेंस सोर्सेस एक्सपोज होंगी। बेनजीर ने इसरार किया, मुझे सिक्योरिटी देना स्टेट की जिम्मेदारी है, आप सिक्योरिटी को बढ़ा दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मैं मुकम्मल तौर पे महफूज हूँ। ना सिर्फ मैं महफूज हूँ बल्कि मेरे लोग जो वहाँ मौजूद हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। जनरल ताज ने कहा वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जिस टाइम बेनजीर और जनरल ताज की मीटिंग इस्लामाबाद के सरदारी हाउस में चल रही थी, उसी टाइम इस्लामाबाद से कनेक्टेड सिटी रावलपिंडी में बेनजीर के कातिल अपनी तैयारियां फाइनल कर रहे थे। जब दोनों 15 साल लड़के बिलाल और इकरामुल्लाह बेनजीर पर खुदकश अटैक की तैयारी कर रहे थे, दो और हैंडलर जिनका नाम हसनैन गुल और रफाकत हुसैन था, रावलपिंडी के लियाकत बाग में गए जहां पाकिस्तान पीपल पार्टी का जलसा होना था, ये देखने के लिए कि कोई चीज उनके प्लान्स को परेशान ना करे। पुलिस पार्क के तीनों दरवाजों में से हर एक पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन चूंकि जलसा गाह से निकलते ही बेनजीर पर हमला करने का प्लान था, इसलिए मेटल डिटेक्टर से उनके प्लान्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। इत्मीनान हुआ कि वो ये कर सकते हैं। दोनों हैंडलर वापस घर आ गए। बिलाल को एक पिस्तौल जबकि इकरामुल्लाह को एक दस्ती बम दिया गया। जैसे ही बिलाल ने अपनी खुदकश जैकेट पहनी, उसने अपनी शाल और टोपी उतार दी जिसे उसने अपने हैंडलर हसनैन गुल के घर छोड़ दिया था। इसके बाद हसनैन ने बिलाल को ट्रेनिंग शूज के बजाय कुछ और पहनने का मशवरा दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनको उनके जिहादी ट्रेनिंग शूज से शक करके पकड़ सकते हैं। इस पर बिलाल ने सैंडल पहन लिए और अपने ट्रेनिंग शूज को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ दुआओं और नमाजों के बाद हसनैन गुल बिलाल को लियाकत बाग के उस एग्जिट गेट पर ले गया जिसके बारे में उनका ख्याल था कि बेनजीर जलसे से वापसी पर इस दरवाजे से बाहर आएंगी, जबकि दूसरा हैंडलर रफाकत दूसरे खुदकश बमबार इकरामुल्लाह को दूसरे गेट पर ले गया कि बेनजीर मुख्तलिफ रास्ता भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में सुबह नींद से उठने के थोड़ी देर बाद बेनजीर ने दुबई में अपने अहले खाना को फोन किया। उनके बेटे बिलावल ने उनसे कहा, आपकी आवाज़ खुरदरी हो रही है, आपको अपने लिए लीमू और शहद को पीना यकीनी बनाना होगा। इसके बाद उन्होंने अपने शोहर आसिफ जरदारी से बात की तो आसिफ जरदारी ने बेनजीर से कहा, बाहर ना जाना, जिस पर बेनजीर ने जवाब दिया, आप जानते हैं मुझे कुछ चीज़ें करनी हैं। ये आखिरी बार था जब वो इन दोनों में से किसी से बात कर रही थी। इसके बाद वो इस्लामाबाद के सरीना होटल में अफगान प्रेसिडेंट हामिद करजाई से मीटिंग के लिए गई। ये अक्सर बताया जाता है कि करजाई ने उसे वार्न किया था कि उस पर अटैक होने वाला है, लेकिन दर हकीकत करजाई कहते हैं उन्होंने सिर्फ उस खतरे पर बात की जिसका उसे अमूमी तौर पर सामना था। दोपहर के करीब बेनजीर का काफिला इस्लामाबाद से रावलपिंडी के लिए रवाना हुआ। वो लियाकत बाग में पहुंची और उसे स्टेज पर ले जाया गया। उसके सामने 10,000 से ज्यादा लोगों का हजूम था और वो तकरीबन आधे घंटे तक बोलती रहीं। अपने आप को 2 मरतबा जुल्फकार की बेटी करार देते हुए उसने अपने वालिद का नाम कम अज कम 17 मरतबा लिया। बेनजीर ने मजमे को बताया कि जुल्फकार अली भुट्टो ने फौजी आमरों के खिलाफ अजीम जिद्दोजहद की थी। PPP की बुनियाद रखकर पाकिस्तानी अवाम ने उस पर अपना एतमाद किया था और इसी तरह उसे एटमी पावर बनाने और पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने का सेहरा भी जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है। लेकिन इन तमाम तर कामयाबियों के बावजूद उसे फांसी पर लटका दिया गया। इस पर हजूम गूंज उठा, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। स्पीच खत्म होते ही वो अपनी बुलेट प्रूफ टोयोटा में सवार हो गई। मामूल के मुताबिक उसके हामियों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और जब गाड़ी पार्क के बिल्कुल बहर सड़क पर आई तो PPP के सपोर्टर के रश की वजह से ये तकरीबन रुक चुकी थी।
ये वही गेट था जहां पे बस कुछ सेकंड के बाद उसका तकदीर से टाकरा होने वाला था, जहां पे तालिबान के हैंडलर ने बिलाल खुदकश बमबार को तैनात कर रखा था। बेनजीर के 2 बॉडीगार्ड उसकी गाड़ी के पिछले बम्पर पर चढ़ गए, जबकि बाकी आगे और अतराफ में फैल गए। मुझे खड़ा होना चाहिए, अपने सपोर्टर्स का जोश देखते हुए बेनजीर ने अपनी सेक्रेटरी नाहिद खान से कहा, और फिर बेनजीर ने गाड़ी की पिछली सीट पर खड़े होकर इमरजेंसी हैच से अपना सर बाहर निकाला। उसका सर और कंधे छत के ऊपर इमरजेंसी हैच से चिपके हुए थे। दोपहर के 5:10 हो रहे थे। दूसरी तरफ सारा दिन इंतजार करने के बाद खुदकश बमबार बिलाल ने देखा कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले गाड़ी के आगे और फिर उस तरफ गया जहां कम लोग थे। अपना पिस्तौल निकालकर बेनजीर के सर की तरफ बढ़ाया। गार्ड्स में से एक ने नौजवान पर पंजा मारा, लेकिन अगरचा गार्ड के पंजे ने बिलाल के बाजू को छू लिया, लेकिन वो उसकी गिरफ्त हासिल करने के लिए कदरे दूर था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर कर डाले। जैसे ही दूसरी गोली चली, बेनजीर के सर का स्कार्फ या दुपट्टा उनके चेहरे से हट गया। तीसरे के बाद वो एक पत्थर की तरह एग्जिट हैच से गाड़ी में नीचे गिर गई। जैसे ही ऐसा हुआ, बिलाल ने अपनी खुदकश जैकेट धमाके से उड़ा दी और हर तरफ आग, जख्मी और लाशें थी। बेनजीर की सेक्रेटरी नाहिद खान कहती हैं, वो मेरी गोद में थी और उसका खून बह रहा था। मेरे हाथ, मेरे पूरे कपड़े खून में लथपथ थे। नाहिद खान के मेडिकल ट्रेंड हस्बैंड डॉक्टर सफदर अब्बासी भी गाड़ी में थे। वो कहते हैं, मैं उसकी नब्ज देखने की कोशिश कर रहा था और मुझे उसकी नब्ज तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था। हमें उसे हर हाल में हॉस्पिटल ले जाना था। उस वक्त तक जीप बिल्कुल अकेली थी, पुलिस की गाड़ी भी नहीं थी, वहां कोई बैकअप कार भी नहीं थी। हाँ, उसके पास कोई बैकअप कार भी नहीं थी, क्योंकि बेनजीर के सिक्योरिटी चीफ रहमान मलिक उनकी बैकअप कार पे बैठ के वहां से भाग गए थे। बाद में उसने इन लम्हात में अपने अमाल के बारे में बड़ी तादाद में हैरान कुन मुख्तलिफ बयानात दिए। धमाके के फौरन बाद एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी बेनजीर की गाड़ी से सिर्फ 4 फुट दूर थी जब खुदकश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। उन्होंने क्लेम किया कि उसके बाद वो बेनजीर की गाड़ी को खुद हॉस्पिटल ले गए और वहीं रहे। इसके फौरन बाद एक मुख्तलिफ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी बेनजीर के सामने से गुजर रही थी और बम फटने के फौरन बाद उन्होंने एक और हमले के खौफ से रफ्तार तेज कर दी। इब्तिदा में बेनजीर की गाड़ी उनके पीछे आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि बेनजीर की गाड़ी अब उनके पीछे नहीं है, तो उन्होंने यू टर्न लिया और वापस आ गए। ऑन बेनेट जॉन्स अपनी बुक भुट्टो डायनेस्टी में इस बारे में लिखते हैं, दोनों अकाउंट्स और रहमान मलिक के दिए गए दूसरे वर्जन मुकम्मल तौर पर गलत थे। दर हकीकत रहमान मलिक दूसरे लोगों के साथ बेनजीर की बैकअप गाड़ी में बैठकर जय वकुआ से निकलकर इस्लामाबाद की तरफ भाग गए। जी हाँ, उसी बैकअप गाड़ी पे जो बेनजीर के लिए वाकिफ थी। 1 डेकेड बाद जब पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, रहमान मलिक ने कहा कि वो पुलिस की इंस्ट्रक्शन पर अमल कर रहे थे। बेनजीर की बैकअप गाड़ी में रहमान मलिक के अलावा सवार एक और शख्स बेनजीर के देरीना और मशहूर वफादार तर्जमान फरहतुल्लाह बाबर ने भी ऐसे ही बयान दिया। बाद में फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि उस दिन खुद को भगाने की इजाज़त देना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। इस खौफनाक सूरत हाल में बेनजीर को कुछ करीबी मुशीरों की तरफ से छोड़े जाने के बाद बेनजीर की सेक्रेटरी नाहिद खान के हस्बैंड सफदर अब्बासी और गाड़ी के ड्राइवर जावेद रहमान को खुद ही हालात से निपटना पड़ा। बम ने टोयोटा के टायर उड़ा दिए थे, कोई और गाड़ी दस्तयाब ना थी। ड्राइवर ने बगैर टायरों के रिम पर गाड़ी भगाना शुरू कर दी। जैसे ही गाड़ी ने मेटल के रिम्स पर तेजी से भागने की कोशिश की, वो जल्दी फंस गई। इस गैर मामूली सूरत हाल में नाहिद खान और सफदर अब्बासी ने बेनजीर को अस्पताल पहुंचाने के लिए टैक्सी ढूंढने की भी कोशिश की। पुलिस गायब थी। 2-3 मिनट में एक और जीप आई और बेनजीर को उस गाड़ी में रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले जाया गया। ये गाड़ी बेनजीर की स्पोक्स वोमैन शेरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो हमले के तकरीबन 25 मिनट बाद हॉस्पिटल पहुंचे। बेनजीर को अस्पताल की पार्किंग में स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया गया। उसकी नब्ज काम नहीं कर रही थी और वो सांस भी नहीं ले रही थी। उसकी आंख की पुतलियां साकित और फैली हुई थी, जो रोशनी पर भी रिएक्शन जहर नहीं कर रही थी। उसके सर पर जख्म से खून टपक रहा था। डॉक्टरों ने सफेद रंग का मवाद देखा जो उनके बकौल दिमागी मादे की तरह लगता था। इस इम्कान के बावजूद कि वो पहले ही चाल बसी हैं, डॉक्टरों ने उसे जिंदा करने की कोशिश की। 1 मिनट के अंदर उन्होंने उसका गला साफ किया और उसमें ट्यूबें डाल दी। उन्होंने उसे पंप किया, कोई जवाब नहीं आया। बेनजीर के कानों और नाक से खून बहने लगा। वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और अटैक के तकरीबन 50 मिनट बाद और शाम के 6 बजे से थोड़ा पहले उसका सीना खोला गया और हाथ से उसके दिल की मालिश की गई। एक बार फिर कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर्स ने ड्रग्स और एक डेफिब्रिलेटर आजमाया।
मगर सारी उम्मीदें ही दम तोड़ चुकी थी। हमले के 1 घंटे 6 मिनट बाद शाम 6:16 पर डॉक्टर्स ने ऐलान किया, मोहतरमा अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद तमाम मेल्स को ऑपरेटिंग रूम से निकल जाने को कहा गया। फीमेल स्टाफ उसके जिस्म को साफ करने लगा और उसके सर के जख्म पर मरहम पट्टी करने लगी। उन्होंने उसके खून से भीगे हुए कपड़े को हटाकर उसकी जगह हॉस्पिटल के कपड़े पहना दिए। उन्होंने उसके मौत के सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह कुछ ऐसे लिखी, पोस्टमार्टम के जरिए मालूम किया जाए। थैंक यू।